नमस्कार। आप सबको विश्व योग दिवस की कोटिशा शुभकामनाएं। आज दिनांक 21 जून 2026 है। आज का दिन विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सबको विदित है कि 21 जून 2015 से पहली बार योग दिवस मनाने का शुभारंभ हुआ। इसी तरह से यह 12वां विश्व योग दिवस है। योग से शरीर स्वस्थ रहता है। इसको गीता में भी कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम। पतंजलि ऋषि ने भी योग की बड़ाई की थी और हमारे भारतीय परंपरा में योग, अध्यात्म, मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि का बड़ा योगदान है। ये पूरे विश्व को भारत की देन है। आइए अपने स्वास्थ्य को, अपने मानसिक स्वास्थ्य और अपने शारीरिक स्वास्थ्य दोनों की रक्षा के लिए योग को अपनाएं। प्रतिदिन घूमने जाएं, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अध्यात्म चर्चा करें, थोड़ा बहुत समय निकाल के स्वाध्याय करें। आज की चर्चा विश्व योग दिवस पे प्रारंभ करते हुए मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा यह यूट्यूब चैनल 21 जून 2022 को ही बना था। इस तरह से इस यूट्यूब चैनल ने करीब 4 वर्ष की अवधि प्राप्त कर ली है। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हालांकि इसका नामकरण बाद में हुआ समग्र आध्यात्मिक चिंतन में, और उसमें आध्यात्मिक चिंतन का समावेश हुआ और अनवरत निरंतर इस पे गीता चर्चा हुई, सुंदरकांड की चर्चा तीसरी बार हुई और अध्यात्म के तमाम विषयों का समावेश करके मैंने इसको जीवंत बनाया। इसमें युवाओं की समस्या, वृद्ध योग की समस्याएं, तमाम सामाजिक मूल्यों की बातें, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सहभागिता, सामाजिक सद्भाव इत्यादि कैसे हो और हमारे प्राचीन वांग्मय से किस तरह की प्रेरणाएं हमें मिल सकती हैं, इस पे मैंने समय समय पर विचार किया। आज की चर्चा में मैं ये बताना चाहूँगा कि विगत एक हफ्ते के लिए मैं मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा पर था। उसमें सबसे पहले मैं कुआलालंपुर में गया था 12 जून को, और उसकी क्रम में हम लोग 14 जून को कुआलालंपुर के आउटर स्कर्ट पर स्थित एक विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर, बाटू मंदिर के नाम से जिसे जाना जाता है, उसका दर्शन किए। बाटू मंदिर कार्तिकेय जी महाराज, जिनको कि तमिल में मुरुगन जी भी कहते हैं, कार्तिकेय जी के बारे में आप लोगों को विदित ही है कि वो गणेश जी के ग्रज थे और वो कुछ आशीर्वाद प्राप्त करके अपने पिताजी का दक्षिण भारत में चले गए थे। उनकी सवारी मोर थी और शंकर जी के आशीर्वाद से उनकी साउथ इंडिया में बड़ी पूजा होती है। उनको ही मुरुगन, उनको ही सुब्रमण्यम इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो ये मलेशिया, मलाया प्रायद्वीप जैसे मलेशिया और सिंगापुर स्थित हैं, ये भारतीय, प्राचीन भारतीय सभ्यता के अंग हैं, क्योंकि चोला किंगडम 900 एडी से लेकर 1400 एडी तक यहाँ पर राज किया राजेंद्र चोला के वंशजों ने, और पूरे 500 साल तक मलेशिया, सिंगापुर इत्यादि देश भारत के अंग थे। उस समय का जो चोला किंगडम था उसके अंग थे। तो वहाँ पे भारतीय समुदाय भी है और भारतीय संस्कृति बहुत जीवंत है वहाँ पे। मैं सिंगापुर में भी गया तो वहाँ पे करीब 9% भारतीय हैं। सिंगापुर तो विश्व इकोनॉमी का बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा सेंटर है, और औद्योगिक और जो आईटी का जो वहाँ पे प्रचार प्रसार है वो बहुत ज़्यादा है। काफ़ी वहाँ पे संपन्नता है, समृद्धि है, लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और लॉ एंड ऑर्डर, सिविक सेंस इत्यादि में सिंगापुर बहुत आगे है। मलेशिया भी मुस्लिम बहुल राष्ट्र होने के बाद भी वहाँ की जो सोशल फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है। वो लोग भी फैनेटिसिज्म पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। इस्लामिक बाहुल्य होने के बाद सभी धर्मों का सर्वधर्म संभाव है और किसी तरह की कट्टरता के वहाँ दर्शन नहीं हुए। कुआलालंपुर भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित है।
मैं जब बाटू के मंदिर में गया तो मैंने देखा कि वहाँ 272 सीढ़ियाँ हैं और खड़ी सीढ़ी हैं, लेकिन जब 272 चढ़ के अंदर गया तो मैंने पाया कि वास्तव में ये बहुत प्रसिद्ध जगह है। पूरा एक गुफा है, जैसे रामायण कालीन चर्चा आती है गुफाओं की, उस तरह से पहाड़ के अंदर विशाल गुफा है और वहाँ पे बहुत विशाल मंदिर और मूर्ति बनी हुई है कार्तिकेय जी महाराज की, और उनकी बड़ी मान्यता है। बल्कि पूरे विश्व में कार्तिकेय जी का, मुरुगन जी का यह दूसरा सबसे बड़ा टेम्पल है। कार्तिकेय जी, मुरुगन जी देवताओं के सेनापति भी कहे जाते हैं और इनके बारे में बताया जाता है कि रोग, ऋण, रिपु इत्यादि अगर किसी को बहुत तंग कर रहे हैं, किसी को रोग तंग कर रहे हैं, ऋण तंग कर रहा है, शत्रु तंग कर रहे हैं, यानी कुंडली का छठा भाव बहुत खराब है, तो मुरुगन जी की, कार्तिकेय जी की आराधना करनी चाहिए। तो मेरा एक बड़ा अच्छा सहयोग बन गया। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि मलेशिया यात्रा में इतने सुंदर विशाल हनुमान मुरुगन जी के मंदिर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो मेरे को मिला है। मैं वहाँ पे पूरे भारतीयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना किया और मेरे अंदर भी इतना आत्मबल आ गया कि 272 सीढ़ी चढ़ना उतरना इस समय 65 साल की उम्र में बड़ा कठिन काम था, स्पेशली ओवरवेट होना और घुटने खराब होने के बावजूद भी यह प्रक्रिया पूरी हुई, तो उसमें जरूर मुरुगन जी की बड़ी कृपा हुई। और दर्शन करने के बाद जो एक आनंद की अनुभूति होती है वो बड़ी प्रबल हुई, तो इसे मेरे को लगा कि जरूर ईश्वरीय आशीर्वाद था। और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, अब मही भाव भरोसा हनुमंता, जैसे सुंदरकांड में विभीषण जी कहते हैं कि अब मही भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो देवस्थानों का भी दर्शन बड़े ही ईश्वर के अनुराग से और आशीर्वाद से होता है। ऐसे ही यूं ही कोई नहीं वहां पहुंच जाता, कुछ भगवान की रचना होती है, उनकी कृपा होती है, उसी के अनुरूप आदमी वो मैग्नेट की तरह, चुंबकीय आकर्षण की तरह खिंचा हुआ चला जाता है। उसके प्रारब्ध में वो दर्शन लिखा होता है। सब आदमी सब जगह नहीं जा सकते, न सबका दर्शन कर पाते, क्योंकि 2021 में जब मैं कोरोना पीरियड में बीमार हुआ था, जोधपुर में था, तो वहाँ एक ज्योतिषी जी ने कहा था कि अगर मुरुगन जी का दर्शन करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। संजोग की बात है, उस दिन मैंने वहीं से उन जोशी जी को बताया तो भी बड़े खुश हुए और बड़ा आनंदित हुए। तो ये बात वहाँ तक की थी। और फिर जब मैं भारतीय संस्कृति के चरमोत्कर्ष की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिंगापुर में गया तो वहाँ भी 9% भारतीय समुदाय है, विशेषकर हमारे तमिल भाई हैं, और उनका वहाँ पे बहुत वर्चस्व है, वहाँ के राजनीति में, वहाँ के बिजनेस में और वहाँ के संप्रदायों के समन्वय में। वहाँ चाइनीज समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, 70% लोग चाइनीज समुदाय से हैं, और मलेशिया से ही अलग होकर के वो देश बना है। छोटा सा देश है, 60 लाख की आबादी है, उनके पास जमीन नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने विदेशों में जमीन खरीद के वहाँ कृषि और डेयरी का काम कराते हैं। वहाँ का अपनी जमीन उनके पास कम है, लेकिन जो भी जमीन उपलब्ध है उसको वर्टिकल उन्होंने बड़ी बड़ी ऊंचे अट्टालिकाएं खड़ा की हैं। सारे विश्व के सारे बैंक वहाँ हैं, HSBC बैंक है, सिटी बैंक है, डॉयसे बैंक है, यहाँ तक कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एक छोटी सी शाखा वहाँ पे देखने को मिली। और IT का इतना बड़ा हब उन्होंने क्रिएट किया है कि उनके एयरपोर्ट में माल बना हुआ, और एयरपोर्ट में 4 टर्मिनल है। चांगी एयरपोर्ट विश्व का सबसे सुंदर एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताते हैं, और लोग एयरपोर्ट घूमने जाते हैं। एयरपोर्ट पे कोई भी जा सकता है, घूम सकता है, माल में आनंद ले सकता है। तो ये सब देख के लगा कि उन्होंने अपने पर्यटन को, और सिंगापुर में मुझे एक भी पुलिस देखने को नहीं मिला सड़क पे, सब चीज जो है कैमरे से मॉनिटर्ड है, पुलिस वाला कहीं बैठ करके उसको देख रहा है। आप जैसे ही सिंगापुर में एंट्री करेंगे, आपका चेहरे का जो फोटो होगा उसी से आपके सारी गतिविधियाँ लिंक हो जाएंगी, और आपने वहाँ कोई पोल्यूशन किया है, आपने कोई वहाँ लॉ ब्रेक किया है, तो उसका सारा रिकॉर्ड आपके पासपोर्ट में लिंक हो जाएगा। इस तरह का वो जो टेक्नोलॉजी का उन्होंने जो प्रयोग किया है, उसका बड़ा भय है, क्योंकि वहाँ बड़ी भयानक पेनल्टी है जिसका भय है। वहाँ पे लोग सड़कों पर ना तो कूड़ा फेंकते हैं, ना इधर उधर कोई थूकते इत्यादि हैं, जैसा कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा इस चीज़ों का प्रचार प्रसार है।
तो हमें सिंगापुर से सफाई, सिविक सेंस और ये सब देखना चाहिए, सीखना चाहिए। और कैसे एक छोटा सा देश 1965 में जाके वो आज़ाद हुआ मलेशिया से, और 61 साल में उन्होंने कितनी ऊंचाइयों को ग्रहण किया है कि सिंगापुर का $1 भारत के 75 रुपए के बराबर है। यहाँ तक कि इंडोनेशिया का जो मुद्रा है वो उसका भी मूल्य भारत के 25 रुपए के बराबर है। मलेशिया तो एक तरह से कृषि इत्यादि से संपन्न देश है। वहाँ पर उसका सबसे ज़्यादा रबर होता है, वहाँ का पाम ऑयल पूरे विश्व में जाता है, और भारत का उसका बहुत बड़ा ग्राहक है। भारत में कई लोग, पतंजलि इत्यादि लोग पाम ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और वहीं से मंगाते हैं। तो उनके पास कृषि संपदा भी है। हम लोग मलेशिया से सिंगापुर बाई रोड गए थे, 350 किलोमीटर की जर्नी, लेकिन इतनी खूबसूरत ग्रीनरी थी। रोड के दोनों तरफ पर्वत पे भी, पहाड़ पे भी केवल वनस्पतियां उगाई हुई दिख रही थी। ताड़ थे, नारियल थे और इत्यादि इत्यादि। वहाँ पे पूरी तरह से वन संपदा से वो आच्छादित था और बिल्कुल ग्रीनरी थी। और वहाँ पे बारिश अच्छी होती है, ये बात भी सत्य है। बहुत हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर था, हमेशा 28 से 30 डिग्री का टेम्परेचर रहता था, और खूब ह्यूमिड होने से पसीना इत्यादि भी होता था। सिंगापुर में तो उन्होंने अपने बोटेनिकल गार्डन में भी तमाम एसी रूम बनाए हैं, चैम्बर बनाए हैं, और एक उनका ऐसा गार्डन है आर्किड गार्डन, जिसमें कि घूमने पे पूरा ऊपर से शीशा से आच्छादित था। उसमें ऊंचे टावर, और उन्होंने कृत्रिम फव्वारे, कृत्रिम झरने इत्यादि का निर्माण किया है। हमारे यहाँ तो नेचुरल झरने हैं बहुत सारे, लेकिन हम उनका इतना ध्यान से इतना उपयोग नहीं कर पाए जितना वो करते हैं, क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा इतना ज़्यादा उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा दिया है कि वो भी उनके आय का एक बहुत बड़ा साधन हो गया है। तो हमें उन लोगों से कुछ सीखना चाहिए कि छोटे छोटे देश इतने अल्प समय में कितनी उन्नति करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ एक राष्ट्र प्रेम था। हमारा जो गाइड था वो इंडियन ओरिजिन का ही था, पंजाबी ओरिजिन का था, लेकिन उसके अंदर इतना स्वाभिमान राष्ट्र के प्रति कूट कूट के भरा था कि उसे हमें सीखने को मिला कि कहीं हम लोग उसमें कहीं थोड़ा पिछड़ तो नहीं रहे हैं। तो हमें ये लगा कि हमारी सरकार को भी उन लोगों से जो भी अच्छाइयाँ हैं उनको सीख करके अपने यहाँ लागू करना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ भी आईटी में बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हुए हैं। हमारे यहाँ आईटी और एआई में कहीं कमी नहीं है। हमारे यहाँ इंजीनियर वहाँ जाके काम कर रहे हैं, सिंगापुर में भी काम कर रहे हैं, मलेशिया में भी काम कर रहे हैं, एनआरआई बन के हमारे लोग अमेरिका में भी काम कर रहे हैं, कनाडा में भी काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। उनका देश की उत्थान में जो उनका सहयोग है उसको नहीं नकारा जा सकता। लेकिन हमारी समस्या है, हमारी पॉपुलेशन 140-44 करोड़ के देश को भोजन किराना, जैसे 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन महीने पे भी के राशन पे ही आश्रित है। तो यह देखते हुए ये समय हमें बहुत कुछ करने का है, राष्ट्र निर्माण का है, जिसमें हम सभी लोगों को योगदान देना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी बातों में अपनी सरकार को दोष देते हैं, हम खुद क्यों नहीं कुछ सहयोग करते। मेरे अंदर बड़ी प्रेरणा है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस उम्र में अपने देश के लिए। तो मुझे लगा कि जो मैंने वहाँ देखा है, सीखा है, उसको बता के मैं लोगों को प्रेरित ही कर सकता हूँ, तो भी करूँ। वहाँ पे एक बहुत सज्जन पुरुष मिले जो भारतीय समुदाय के थे और भारतीय संस्कृति की बहुत रक्षा करते हैं। कई किताबें उन्होंने लिखी है। स्वामी गोविंद देव गिरी जी के शिष्य हैं। तो यशन शर्मा जी वो मेरे से मिलने आए मेरे होटल में, उन्होंने अपनी एक किताब दी। मैं उनका बड़ा ऋणी हूँ, बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ पर रह करके अपने बेटे के साथ भी वो भारतीय संस्कृति और भारतीयता के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में, वो बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, लेकिन उन्होंने 10 किताबें लिखी हैं। उसमें भगवान नाम के जाप का क्या असर होता है, राधा जी के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर एक राधा चरित्र लिखा है, बहुत सुंदर, जो कि वास्तव में अनुकरणीय है। उनकी लेटेस्ट किताब भी समर्थ गुरु रामदास के द्वारा रचित रचना पर आधारित है, उसको भी मैं पढ़ा और मेरे को लगा कि उसकी बातें
सबको बतानी पड़ेगी। तो ये अधिक मास था, इसमें जो भी कार्य करेंगे उसका अधिक लाभ होने वाला है। मैं सबसे पुनः निवेदन करूंगा कि अधिक मास का लाभ लें। और बहुत कम दिन रह गया है अधिक मास, तो इसमें गीता के 15वें अध्याय का निरंतर जाप अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, ताकि भगवान की शरण में ही रहें, शरणागति को प्राप्त रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए समाज परिवार सभी से जुड़े रहें, सबका ध्यान दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगली चर्चा हम मंगलवार को करेंगे, जिसमें कि हनुमान जी की और ये जो मंगल है, बड़ा मंगल, ये 8वां और ज्येष्ठ महीने का आखिरी मंगल है, इसमें अपने हनुमान जी चर्चा को समापन करेंगे। नमस्कार।